की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में समझेंगे किरचॉफ के नियम और सेलों का संयोजन। इसी वीडियो में जो है किरचॉफ के नियम, यदि आप विधिवत रूप से देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, मैं आपसे कहूँगा स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आज के बाद आपको किरचॉफ के नियम रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम दिमाग में फीड हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक तरफ से देखना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है, समझना है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है किरचॉफ के नियम पर, और एक जो है टॉपिक बचा था सेलों का संयोजन में, समांतर क्रम में सेलों का संयोजन और मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन, ये हम लोग समझने वाले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और जो समस्या है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखें, लेक्चर में हमने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में समांतर क्रम में सेलों का संयोजन, समांतर क्रम में सेलों का संयोजन जब बताया था हमने, समांतर क्रम में सेलों का संयोजन, समांतर क्रम में सेलों का संयोजन, यानी समांतर क्रम में सेलों का संयोजन, ये हम लोग समझ चुके थे। सिर्फ एक पॉइंट मैंने बताया था, जब सेलें एक समान होती हैं उस समय के लिए हम लोग सेलों का संयोजन समझ चुके थे। और आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे जब सेलें, यानी जब सेलों का वैद्युत वाहक बल डिफरेंट हो, यानी अलग अलग हो, तो सेलों में कुल धारा का मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखना, जब सेलें भिन्न भिन्न हैं। तो इस डेरिवेशन को मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे एक फार्मूला लिखता हूँ। इस फार्मूले को आप लोग रट लेंगे, दिमाग में बसा लेंगे, क्योंकि जो मैंने फार्मूला निकाला था, हमारा जो फार्मूला निकला था I बराबर, मैंने क्या बताया था इसके लिए, देखें समझे, E1 अपान R1 अपान E2 R2 प्लस E3 अपान R3 प्लस E4 अपान R4 डॉट डॉट EN अपान RN। यानी जब ये कब के लिए फार्मूला होगा, जब सेलें, यानी बहुत सी सेलें जुड़ी हो और उन सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल भी अलग अलग हो, उस समय के लिए। अपान में क्या होगा, ये जो पॉइंट में बोल रहा हूँ ये लिख लेंगे, 1 प्लस R, और यहाँ पर हो जाएगा 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट 1/RN, ये फार्मूला। अच्छा, यदि आप लोग इस फार्मूले को डेराइव करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं इसका डेरिवेशन भी करवाऊंगा। अभी कुछ समय के लिए इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका जो डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि फार्मूला, क्योंकि इससे, इस फार्मूले से क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं, ध्यान रखें। तो यदि आप चाहते हैं इस फार्मूलेशन जो है फार्मूले के ड्राइव और डेरिवेशन चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब देखते हैं कि मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन, देखते हैं क्या होता है। मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन देखें, और ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन, अब जो है मिश्रित क्रम होगा, यानी मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन, मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन, यानी जब सेलें क्या हो हमारी समांतर और श्रेणी दोनों क्रम में जुड़ी हों, उस समय के लिए सेलों का जब हम संयोजन करते हैं तो उसमें धारा का मान कितना होगा। अब देखें यहाँ पर मिश्रित क्रम में सेलों का मतलब इसमें क्या होगा,
देखिए ये जो सेलें हैं ये हमारी कुछ सेलें पहले श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। ये जो हमारी सेलें हैं मान लेते हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़ी है। ये बहुत सी सेलें यानी कितनी सेलें, n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं और सभी का वैद्युत वाहक बल मान लेते हैं E है। सभी का वैद्युत वाहक बल E है। ये हमारी n सेलें हैं श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। अब इसी प्रकार बहुत सी पंक्तियां, मैंने बहुत से तार बनाए हैं जिनमें सेलें जोड़ रखी हैं और इन सभी में जो सेलें जुड़ी हैं वो n सेलें जुड़ी हैं। यानी इन सभी चालकों में, इन सभी तारों में n सेलें जोड़ रखी मैंने। जो सेलें हमारी समांतर और श्रेणी दोनों क्रमों में जुड़ी हैं उन सभी का वैद्युत वाहक बल क्या है, समान है। ध्यान रखें। मैंने क्या बताया, ये बहुत सी सेलें हैं और मैंने जोड़ रखी हैं। इन सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल E यानी समान है और एक पंक्ति में मैंने लगभग में n सेलें जोड़ रखी। एक पंक्ति में n सेलें और इसी प्रकार बहुत सी पंक्तियां यानी इस जो परिपथ में है n पंक्तियां मैंने जोड़ी हैं। इस परिपथ में टोटल n पंक्तियां जोड़ी हैं। तो इसकी थ्योरी लिखना चाहें क्या लिखेंगे, इस प्रकार के संयोजन में सेलें समांतर और श्रेणी दोनों क्रमों में जुड़ी होती हैं। कुछ सेलें समांतर में होती हैं और कुछ सेलें श्रेणी क्रम में होती हैं। कैसे, देखिए यदि इन सेलों की बात की जाए, ये 1 2 3 4 ये जो सेलें आपकी श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, ये सभी देखिए ऐसे ऐसे देखोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सभी सेलें आपकी यहाँ हैं। परंतु यहाँ पर मैं 4 काउंट कर रहा हूँ। जो डॉटेड निशान है ये प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर n सेलें जुड़ी हैं, मतलब कोई संख्या निश्चित नहीं, आप चाहें जितनी जोड़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और इन सेलों की जो पंक्तियां हैं वो यम है, यानी ये इन सेलों की यानी 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैंने जो पंक्तियां बताई हैं वो केवल 5, परंतु यहाँ पर जो यम क्या प्रदर्शित कर रहा है, यम प्रदर्शित कर रहा है पंक्तियों की संख्या, यानी बहुत सी पंक्तियां हो सकती हैं। माना मिश्रित क्रम संयोजन में यदि मिश्रित क्रम संयोजन में जुड़ी सेलों में प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल समान है तो एक पंक्ति का कुल वैद्युत वाहक बल, एक पंक्ति का कुल वैद्युत वाहक बल मैंने क्या बताया, यानी बहुत सी सेलें जुड़ी हैं और प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल E है। तो मतलब 1 2 3 4 मान लेते हैं, ये 4 सेलें थी, 1 2 3 4, तो हम कर देते 4E, क्या कर देते 4E, यानी 4E यानी वैद्युत वाहक बल हो जाता 4 सेलों का 4 गुना हो जाता, मतलब 4 सेलों का 4 गुना। तो इसी प्रकार जब n सेलें हैं, यहाँ पर सेलों की संख्या निश्चित ही नहीं थी, तो एक पंक्ति में जो कुल वैद्युत वाहक बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक पंक्ति में कुल वैद्युत वाहक बल हो जाएगा NE।
एक पंक्ति में वैद्युत वाहक बल N, यानी एक पंक्ति में जो टोटल वैद्युत वाहक बल आया है ये हमारा एक पंक्ति में आया, अर्थात सभी पंक्तियों में ये सभी जो लाइनें हैं सभी लाइनों में N सिले जुड़ी हैं और सभी का वैद्युत वाहक बल भी समान है, तो सभी पंक्तियों का वैद्युत वाहक बल भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अर्थात सभी पंक्तियों का वैद्युत वाहक बल पंक्तियों का वैद्युत वाहक बल समान होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल भी NE हो जाएगा, यानी इस सेल का भी, यानी इस पंक्ति का भी वैद्युत वाहक बल NE और इस वाली पंक्ति का भी वैद्युत वाहक बल NE, यहाँ पर भी NE, इसका भी NE, यानी सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल जो है हमारा NE ही होगा। सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल NE ही होगा। देखें, यानी सभी सेलों का जब वैद्युत वाहक बल हमारा NE दे रखा है तो यहाँ पर एक चीज और समझें, पंक्तियां कितनी हैं, M है, तो M पंक्तियों में तो कुल M पंक्तियों का वैद्युत वाहक बल पंक्तियों का वैद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, NE। ये क्यों होगा, क्योंकि इन सभी पंक्तियों का वैद्युत वाहक बल भी, टोटल वैद्युत वाहक बल भी हो जाएगा NE। ये क्यों होगा, क्योंकि जो है हमारी ये सभी सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं। ये देखा जाए ये पंक्तियां, ये देखो सभी पंक्तियां जो है हमारी समांतर क्रम में जुड़ी हैं। और ध्यान रखें समांतर क्रम में कहीं पर भी यदि कोई प्रतिरोध भी जुड़ा होता है या सेलें जुड़ी हों तो उस समय जो हमारा वैद्युत वाहक बल होता है वो इक्वल ही रहता है, यानी वैद्युत वाहक बल बराबर ही रहता है। यानी इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा और इस परिपथ में भी वही होगा। मतलब यदि यहाँ पर मान लेते हैं हमारा NE है और यहाँ पर भी NE है, यहाँ पर भी NE है, यहाँ पर भी NE है, यहाँ पर भी, तो इस हिसाब से यदि सभी को जोड़ें तो 5NE होना चाहिए था, परंतु 5NE नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया है समांतर क्रम में विभव दोनों सिरों का, यानी इधर का, यानी इसके इस सिरे का, इस सिरे का, इस सिरे का, इस सिरे का, यानी सभी सिरों का टोटल जो वैद्युत वाहक बल होता है वो एक ही रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं पूर्ण जो परिपथ का वैद्युत वाहक बल होगा वो होगा NE होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, और प्रत्येक भाई सेल का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, क्योंकि सेलों का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो माना यहां पर लिखेंगे यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है हमारा, स्मॉल r है, जो श्रेणी क्रम में जुड़ी है, जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। मैंने मान लिया ये जो सभी सेलें लगी हैं इन सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जो है हमारा स्मॉल r है। और देखिए ये जो सेलें हैं हमारी जब श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। तो एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध, एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा हमारा NR। कैसे, क्योंकि देखिए मान लेते हैं यहाँ पर इसका भी आंतरिक प्रतिरोध R है, इस वाली सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध R है, अगली सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध R, अगली सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध R है। तो टोटल सेलें हैं हमारी 4, तो चारों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध हो जाता 4R। क्या हो जाता हमारा 4R हो जाता। और यदि इसी प्रकार यहाँ पर सेलों की कोई संख्या निश्चित नहीं दे रखी है
तो हमने सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध मान लिया NR। ठीक है, अब देखिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं प्रत्येक पंक्ति का भी, अर्थात हम ये कह सकते हैं प्रत्येक पंक्ति का भी जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो NR ही होगा। अर्थात प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध भी NR ही होगा। अर्थात प्रत्येक पंक्ति का जो प्रतिरोध भी होगा वो NR ही होगा। और पंक्तियों की संख्या क्या है? यदि परिपथ में पंक्तियों की संख्या मैंने क्या बताई? परिपथ में पंक्तियां कितनी है? यम है। यदि परिपथ में पंक्तियों की संख्या यम है तो परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, भाई अभी आंतरिक प्रतिरोध ही जोड़ रहे हैं तो आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं, इसे मान लूं यदि R1 मान लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को मैंने मान लिया R1। तो भैया जब समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है भैया, 1/R बराबर होता है 1/R1, क्योंकि समांतर क्रम में ये सभी प्रतिरोध जुड़े होंगे, क्योंकि भाई इस पंक्ति का भी NR हो गया, इस पंक्ति का भी NR हो गया, इस पंक्ति का भी NR, यानी सभी पंक्तियों का जो है आंतरिक प्रतिरोध NR हो गया। अब हम कहेंगे ये NR जो प्रतिरोध है ये सभी देखिए ये हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जब जुड़े हुए हैं तो इनका टोटल एडिशन क्या होगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एक जो फार्मूला होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 1/RN के अनुसार हम यहाँ पर चलते हैं। देखें, इसे हम मान लेते हैं 1/R1 और प्रत्येक पंक्ति का प्रतिरोध कितना दे रखा है NR, तो यहाँ पर रख देंगे 1/NR, यहाँ पर भी 1/NR डॉट 1/NR और ये जो कहाँ तक है यम पदों तक है, यानी यम पदों तक। अब ध्यान दें, इससे मैं थोड़ा फिगर को अब मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये जो है वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ध्यान रखें। देखें, अब मैं थोड़ा इसे रफ करता हूँ फिर आपको बताते हैं आगे। तो यहां से देखिए टोटल प्रतिरोध हमारा, क्योंकि सभी का हर क्या है समान है, तो 1/R1 बराबर क्या आएगा 1/R1 बराबर आ जाएगा, यहाँ पर NR तो ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर 1 1 1 1 यानी कहाँ तक है यम पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या कितनी है यम, तो हम लिख देंगे M/NR। तो हम आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर हो जाएगा NR/M, यानी जो है सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये हो जाएगा सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये जो है हमारा सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। अब भैया सेलों का तो आंतरिक प्रतिरोध मैंने निकाल लिया, अब हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। अब आंतरिक नहीं है, टोटल प्रतिरोध की बात करनी है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध भैया इसमें हम बाह्य प्रतिरोध भी जोड़ देंगे। अभी जो फिगर बनाया था उसमें मैंने बाह्य प्रतिरोध नीचे जो लगाया था वो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगाया था, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस NR/M। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो R की वैल्यू आएगी, जो कुल प्रतिरोध R की जो वैल्यू आएगी MR प्लस NR/M आएगी। ये हमारा कुल प्रतिरोध आ गया। ये क्या आ गया हमारा
ये कुल प्रतिरोध आ गया किसका, ये परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। अब हम धारा का मान निकालना चाहें तो धारा का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसे मैं रफ करता हूं। तो धारा बराबर होता क्या है, कुल वैद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिरोध। कुल वैद्युत वाहक बल, तो धारा का मान क्या होता है, तो परिपथ में धारा का मान, तो परिपथ में धारा का मान बराबर होता है, I बराबर हो जाता है कुल वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिरोध, यानी परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बटे, और जो विद्युत वाहक बल E बराबर हमने निकाला था वो क्या था हमारा, NE था ना। वैद्युत वाहक बल, टोटल वैद्युत वाहक बल भी अभी मैंने निकाला था, क्योंकि जो मैं लिखता हूं ये सभी नोट करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर कुल वैद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो बराबर कुल वैद्युत वाहक बल NE था, यानी NE था, कुल प्रतिरोध हमारा ये हो गया MR प्लस NR बाई M। M आपका ऊपर आ जाएगा तो I बराबर जो आएगा, I बराबर आ जाएगा MNE बाई MR प्लस NR। ये जो है धारा का मान आ जाएगा। यानी जब जो है सेलें हमारी, जब सेलें क्या होती हैं, मिश्रित क्रम में जुड़ी हों, तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। जहां पर कुछ डिनोटर लिख लें, जहां यम बराबर, जहां यम क्या है, जहां यम बराबर है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, और ई बराबर सेल का वैद्युत वाहक बल, यानी एक सेल का वैद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और n बराबर क्या है, सेलों की संख्या, सेलों की संख्या है। और बस यही जो वैल्यू पुट, क्योंकि और r क्या है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, r क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध है, और कैपिटल R क्या है, बाह्य प्रतिरोध, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। ये परिपथ का है जो है बाह्य प्रतिरोध है, इसको नोट करें। ये जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब यहाँ से देखिए कुछ हमें मालूम पड़ रहा है, जो धारा का जो मान होगा वो वैल्यू किस, जो निर्भर कर रहा है इस पर, इस मान पर। यानी ये मान जितना कम होगा धारा का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। ये वाला जो मान है जितना कम होगा, ये जो मान है जितना कम होगा धारा का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं, इसको नोट करें, फिर मैं एक पॉइंट और बताता हूँ। देखें फिर किरचॉफ के नियम, जो आज के जो लेक्चर है जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। किरचॉफ के नियम क्या है। वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। यदि आप इन्हें स्किप करते हो तो आपको दिक्कत होने वाली है, ध्यान रखें। देखें भैया, I बराबर हमने क्या निकाला, MNE बाई MR प्लस NR, ये फार्मूला निकाला। उपर्युक्त सूत्र से हमें क्या लग रहा है, उपर्युक्त लिखेंगे, उपर्युक्त सूत्र से यह ज्ञात होता है कि धारा का मान MR प्लस NR पर निर्भर करेगा, MR प्लस NR पर निर्भर करता है,
निर्भर करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसका मान जितना कम होगा धारा का मान उतना ही अधिक होगा। एक पॉइंट लिख लें, अर्थात यम आर प्लस एन आर का मान जितना कम होगा, जितना न्यूनतम हो या जितना कम होगा धारा का मान उतना ही अधिक होगा, धारा का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं यम आर प्लस एन आर जब आपके न्यूनतम होंगे उस समय जो धारा आई होगी मैक्सिमम यानी अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम होगी। कब? जब एम आर और एन आर का जो मान होगा आपका सबसे कम होगा, उस समय वैद्युत धारा का मान सबसे अधिक होगा। तो देखें यहाँ से इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यदि हम एक कार्य कर दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर लेकर आ जाएं तो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम उधर ही रहने दें। ठीक है, इसको जब हम इधर लाएंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये वाला माइनस का इधर हो जाएगा प्लस में 2ab बराबर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का भी प्रयोग करने वाले हैं। देखें हम लोग, देखें यहाँ पर यदि हम इसको लिख दें यम आर को रूड यम आर लिख दें और एन आर को रूड एन आर लिख दें, इसका यदि हम होल स्क्वायर कर दें, इसका यदि हम क्या कर दें होल स्क्वायर कर दें तो जो हमारा फार्मूले के अनुसार देखें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी यहाँ पर हो जाएगा यम आर हो जाएगा रूड यम आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी रूड एन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ए का मान है यम आर यानी रूड यम आर है, फिर अंडर रूड में एन आर है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा फार्मूला आया है सॉरी ए स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या किया है इसको पॉजिटिव के अनुसार, कुछ मिस्टेक हुई क्या, पॉजिटिव हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक तो है। इसे निगेटिव के अनुसार चलते हैं, सॉरी भैया। इससे मतलब यहाँ से देखिए यम आर यानी बाह्य प्रतिरोध हमारा क्लियर रहे यानी एक समान ही रहे। यदि हम एन आर को उससे घटा दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब इससे हम यानी इस वाले मान से इस मान को जोड़ने के बजाय यदि हम घटाएं तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कर दिया। तो देखिए हमारा फाइनल जो फार्मूला आएगा यम रूड यम आर का होल यम आर और एन आर का होल स्क्वायर बराबर क्या आया अभी हमारा रूड यम, और देखिए इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर केवल यम आर आ जाएगा और यहाँ पर केवल एन आर आ जाएगा, माइनस के यहाँ पर रूड 2 यम आर और एन आर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस पक्ष पे थोड़ी हम बात कर लेते हैं, सिर्फ इतने को लेकर, इसको हम छोड़ देते हैं, यहीं पर हम सिर्फ इतने के लिए बात करते हैं। देखें यहाँ पर तो यहाँ पर रूड यम आर माइनस रूड एन आर इसका है होल स्क्वायर, इसके बराबर यदि हम 0 रख दें, इस पॉइंट को ध्यान से समझें। मैंने यहाँ पर क्या बताया, देखिए इस फार्मूले को यहाँ पर लिखा, फिर मैंने इसी को इसके अनुसार लिख दिया, इस फार्मूले को हमने इसके अनुसार लिखा। थोड़ा यहाँ पर समझ लें, इसको मैं दोबारा बताता हूँ, इस चीज़ को मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार फिर समझें। यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ रूड यम आर लिख सकता हूँ और इसे रूड एन आर लिख सकता हूँ, प्लस ही में रखो, इसका कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अनुसार जो हमारा फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर यानी हो जाएगा ए स्क्वायर यानी रूड यम आर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूड एन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 रूड में यम आर और रूड में एन आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर
हमें निकालना है, मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना पड़ जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर में लिखने के लिए देखें हमने क्या बताया, इसको हम ऐसे रहने दें, रूट यम आर का स्क्वायर प्लस रूट एन आर का स्क्वायर। अब हम इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को इधर लेकर आ गए, माइनस का 2 रूट यम आर हो गया और यहाँ पर रूट एन आर हो गया, बराबर हमारा क्या बचा, देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो हमारा यम आर आएगा, यहाँ पर एन आर आ जाएगा, ठीक है। यही मान अंततः हमें प्राप्त होगा। अब देखिए इस वाले मान से हम ये कार्य करते हैं, रूट एम आर, इसको थोड़ा समझो, इस वाले को देखिए, यहाँ पर इसमें देखो एम आर में यदि हम इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू अधिक हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अधिक हो जाएगी। और चाहिए क्या, ये वैल्यू जितनी कम होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, जितनी कम होगी धारा का मान उतना ही अधिक होगा। तो हमें कम करने के लिए यदि हम इसको इससे घटा दें, इस वाले मान को, यानी इस वाले मान से इसको हम घटा दें, अर्थात हम ये कर दें, इस फार्मूले को समझना थोड़ा, देखिए ध्यान से, इसको मैं सिर्फ इतने को ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रूट एम आर का होल स्क्वायर है, माइनस नहीं, होल स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, होल स्क्वायर, 2 मिनट रुक जाओ, कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, 2 मिनट रुकेंगे भी, कुछ मिस्टेक हो रही है। हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस फार्मूले को हाँ ए माइनस बी स्क्वायर समझेंगे। हमारा ये ए स्क्वायर, देखें इसको फिर दोबारा समझ लें, वो सब भूल जाएं एक बार। मैंने क्या होता है, इसे रूट भाई एम आर और एन आर है, इसको यदि इस प्रकार लिखें तो यहाँ पर लिख देंगे एम आर, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट में लिखेंगे, समझो एम आर प्लस एन आर है, और हमें इस रूप में लिखना है, इसे हमें इस वाले रूप में इसे लिखना है, संख्या भी हमारी यही रहे। तो हमने क्या किया, देखिए रूट एम आर माइनस रूट एन आर, क्यों, इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर। ये क्यों किया, क्योंकि एम आर का जब हम स्क्वायर, रूट एम आर का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा, आपका एम आर ही बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसलिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमने कर दिया, प्लस का क्या है 2ab, तो +2 और a का मान भैया इसे हमने रूट कर दिया ना, तभी तो इसका स्क्वायर किया। इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर इसे हम करेंगे रूट एम आर प्लस रूट एन आर का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले, इसको जो है, इसको इस फार्मूले के अनुसार हमें सिर्फ मान चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इस फार्मूले के अनुसार हमने ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया है, ऐसे ऐसे हमने ओपन किया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और a की जगह पर हमारा क्या है, एम आर है, और फिर क्या है, एन आर है, ठीक है। बराबर क्या है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस रूट एन आर का होल स्क्वायर, ये आएगा। इसको थोड़ा समझें, यहाँ पर हमारा आ जाएगा रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस का 2 रूट एम आर प्लस एन आर बराबर, देखिए इसको हम, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर एम आर आ गया, इससे ये कट जाएगा प्लस एन आर आ गया। सिर्फ अब समझना क्या था, मैंने ये कुछ कैलकुलेशन किया क्यों, क्योंकि हम ये दर्शाना चाहते थे, इसको हम, इस भाग को हम ये लिख सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सिर्फ मैं ये दर्शाना चाहता था, ये मैंने कोशिश की। यदि आपको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार वीडियो को पॉज करके, यानी पॉज रोकिएगा, उसके बाद देखो, तब आपको समझ आएगा। तो अब देखिए हम इसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ हम लेकर चल रहे हैं ये वाला पद, इतने को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर है। अब देखिए यदि हम इसका स्क्वायर है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस वाला जो है पॉजिटिव में आ जाएगा।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो भाई मान किसका क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम के लिए भैया ये हमारा नेगेटिव ही रहना चाहिए। तो हमने इसके बराबर क्या किया, शून्य रख दिया। सीधे सीधे अब कह दें हमने इसको शून्य के बराबर लेकर के कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रूट यम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर। और यदि हम 0 का होल स्क्वायर कर दें, कोई समस्या, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर रूट यम आर बराबर आ गया रूट एन आर। तो रूट से रूट भी कट जाएगा। तो भैया यहाँ से, और यहाँ पर यम के पास में जो हमारा आर है वो कैपिटल आर है, ध्यान रखें। यम के पास में जो हमारा आर है वो कैपिटल आर है, हर जगह कैपिटल आर लिखना है, ठीक है, हर जगह कैपिटल आर रहेगा। तो यहाँ पर कैपिटल आर है। तो भैया कैपिटल आर बराबर हमें निकल के आएगा एन आर बाई यम। अब ध्यान रखें इसके लिए, यानी यदि प्रतिरोध का ये मान हो जाए, यदि हमारे प्रतिरोध का ये मान हो जाए, ये जो दे रखा है, तो धारा का मान अधिकतम होगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो मैंने आपका 10 मिनट लिया है, ये जो है इम्पॉर्टेंट कहें तो इतना नहीं है, परंतु फिर भी आपको समझना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और यदि हम छोटी छोटी चीज़ें छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी आगे, ध्यान रखा। अब देखें, जो आज का लेक्चर जिसके लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको समझिएगा, नोट कीजिए कॉपी में, क्योंकि किरचॉफ के नियम वो क्या है उनको समझते हैं। देखें किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम ज़्यादा आपको रटने वाले नहीं है, सिर्फ समझना है। यदि आप एक बार समझ गए तो भविष्य में कभी भूलोगे नहीं, ध्यान रखना। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के जो नियम हैं वो 2 नियम हैं। इन्होंने एक धारा के बारे में नियम दिया और एक जो नियम दिया इन्होंने वोल्ट के बारे में, यानी विभव के बारे में दिया। तो एक नियम को हम कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, यानी किरचॉफ KCL, यानी किरचॉफ करंट लॉ, इसे हम कहते हैं किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम। और यही किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ के धारा नियम को हम लोग किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं। तो इन्होंने अपने नियम में क्या बताया कि भैया, और इसी को संधि नियम भी कहते हैं, इसी नियम को हम लोग कहते हैं संधि नियम। इन्होंने इस नियम में बताया क्या कि किसी एक संधि, संधि मतलब क्या होता है, जंक्शन मतलब क्या होता है। देखिए जंक्शन और संधि और स्टेशन में क्या मतलब होता है। स्टेशन, देखो स्टेशन और जंक्शन का मतलब होता है, देखिए स्टेशन उसको कहा जाता है जहां पर गाड़ियां केवल कुछ सीमित दिशाओं से आती हैं, जहां पर कुछ सीमित दिशाओं से आती हैं गाड़ियां, उसको हम कहते हैं स्टेशन। जंक्शन कहते हैं, जंक्शन कुछ सीमित दिशाओं से। और जहां पर सब दिशाओं से गाड़ियां आती हैं, जिससे आप लोग ट्रेन पे जाते हो, ट्रेन के प्लेटफार्म को ही तो स्टेशन कहते हो। मान लेते हैं ये जो है हमारा प्लेटफार्म है, यदि इधर से आने वाली गाड़ियाँ इधर से निकल जाती हैं तो इसको हम लोग कहेंगे जंक्शन। क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे, क्योंकि ये स्टेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है गाड़ियाँ आने की एक ही रास्ता है और जाने की भी एक ही रास्ता है। मतलब एक रास्ता नहीं, हम ये कह सकते हैं दिशा, क्योंकि पटरियाँ तो भिन्न भिन्न होंगी पर दिशा क्या होगी, एक ही होगी। क्योंकि इधर से आने वाली गाड़ियाँ सभी इधर से आएंगी, जाने वाली सभी गाड़ियाँ इधर से जाएंगी, इसी प्रकार इधर से आएंगी या इधर से जाएंगी, इधर से भी आ सकती हैं। मतलब सिर्फ आने जाने की 2 ही दिशाएं हैं। इसको हम लोग कहते हैं जंक्शन। क्या कहेंगे, जंक्शन कहते हैं, जंक्शन। और कहीं पर ऐसा कोई स्टेशन है कि जहाँ पर आने के लिए इधर से भी रास्ता है, जाने के लिए भी रास्ता है, आने के लिए इधर से भी है, जाने के लिए भी इधर से आने के लिए भी है। मतलब जिधर जो है चारों तरफ से गाड़ियां आती जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टेशन, उसको कहते हैं स्टेशन। तो यहाँ पर इसकी बात क्यों आई, तो मैंने आपको क्या होता है संधि, क्योंकि किसी संधि मतलब जहाँ पर मिलती हैं, संधि का मतलब होता है मिलना, किसी संधि से होकर जाने वाली, इनका जो नियम था, ये मान लेते हैं ये कोई संधि, ये कोई पॉइंट है। अब यहाँ से इधर से मैंने धारा प्रवाहित की, मान लेते हैं 5 एम्पियर है, इधर से कोई धारा जा रही थी
4 एम्पियर थी, अब इधर नहीं जा रही है, यहाँ से इस पॉइंट पर यहाँ से आ रही है 3 एम्पियर आ रही है, यहाँ से आ रही फिर 7 एम्पियर आ रही है, यानी इधर से ये आने वाली धारा थी, ये सब जो है आने वाली धारा है। अब मान लेते हैं इस पॉइंट से हम कह दें ये धारा इधर जा रही है, केवल जो है 10 वोल्ट जा रही है या 10 एम्पियर जा रही है, यहाँ पर ये जो है जाने वाली है, ये आने वाली धारा थी और ये जो है धारा जाने वाली है। इसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ से जो धारा जा रही है वो जो है हमारी 8 एम्पियर धारा है, वो मैंने मान ली 8 एम्पियर धारा है, और ये जो जाने वाली धारा मान ली इधर जा रही है 1 एम्पियर, फिर इधर ही जा रही है, मान लेते हैं जाने वाली धारा, ध्यान रखें ये 1 एम्पियर है, ये हमारी कितनी है 1 एम्पियर। इसके पश्चात मान लेते हैं फिर इधर जा रही है वो केवल 0.5 एम्पियर की धारा जा रही है, और मान लेते हैं ये नीचे की ओर जा रही है, ये भैया केवल 0.5 एम्पियर जा रही है। मतलब देखिए ये आने वाली धारा की, ये जो है सॉरी ये जो है जाने वाली है, ये भी जाने वाली, ये जाने वाली है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का मान या किसी संधि से आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का योगफल सदैव बराबर होता है। इनका ये नियम था, इनका जो नियम था कि किसी भी संधि से होकर के जाने वाली धाराओं का, देखिए किसी, ये आपकी संधि है, इनका पहला नियम क्या था, किसी संधि से होकर जाने वाली या किसी संधि से होकर जाने वाली और आने वाली धाराओं का योगफल सदैव बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल क्या होता है, सदैव बराबर होता है। बीजगणितीय वर्ड मतलब होता है प्लस माइनस का ध्यान देना, बीजगणितीय में प्लस और माइनस का ध्यान दिया जाता है, ध्यान रखें। देखें मैंने क्या बताया, इधर भैया पहले इनके नियम को हम सही सिद्ध करते हैं। देखिए आने वाली धारा 5 एम्पियर है, मैंने 5 एम्पियर, जो आने वाली को हम प्लस में लिख लेते हैं, ये भी धारा आ रही तो 3 एम्पियर प्लस में लिख ली, ये धारा जो है जा रही इसे माइनस में लिख लें, क्योंकि बीजगणितीय योग का मतलब ही होता है जो भाई निशान के साथ लीजिए, तो भैया इसको हमने माइनस में लिख लिया। ये जो है आने वाली धारा है और इसका नहीं, ये जो है 1 एम्पियर जा रही थी भैया, यहाँ पर जो है 1 एम्पियर जाने वाली धारा थी, और यहाँ पर ये 4 एम्पियर आ रही है, आने वाली 4 एम्पियर है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो है 7 एम्पियर जा रही है, यानी 7 एम्पियर आने वाली क्योंकि उधर जा रही है। यहाँ पर 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर जो कि है हमारी बाहर जाने वाली, तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर 8 है, प्लस माइनस का 8 एम्पियर लिख देंगे। यहाँ पर फिर 0.5 माइनस के 0.5 लिख देंगे, फिर 1 एम्पियर, यहाँ पर जो है हमारी 1 एम्पियर हो जाएगी, 1 एम्पियर, हाँ यहाँ पर माइनस का 1 एम्पियर लिख दिया, 1 एम्पियर, फिर जो है 10 एम्पियर, माइनस का 10 एम्पियर। तो इन सभी का योगफल देखो क्या शून्य आ रहा है या बराबर आ रहा है या नहीं। तो एक कार्य करें, 5 प्लस वालों को एक तरफ रखें, 5i प्लस के 3i प्लस के 4i प्लस के 7i, और बस इतना है, और माइनस वालों को उधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 1, यानी 1 हो जाएगा, और फिर 0.5 और ये वाला 0.5 माइनस का, यानी ये भी माइनस वाई 0.5 माइनस का 1 होगा, और इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखें 5 3 8 8 4 12 12 7 19 एम्पियर, ये हो जाएगी 19 एम्पियर। और देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया हमारा 10 और 8 10, कुछ हमने मिस्टेक कर दी लग रहा है, 1 एम्पियर ये हो गई, अच्छा 19 एम्पियर यहाँ से जाने, ये हमारी धारा यहाँ पर गलत कर दिया हमने, लगता है ये पॉइंट गलत कर दिया, 1 एम्पियर यहाँ पे मैंने गलत कर दिया क्योंकि यहाँ पर कोई लाइन नहीं थी, तो 1 एम्पियर में काटनी पड़ेगी, मान लेते हैं ये वाली हम काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 1 एम्पियर डालना पड़ेगा, बराबर देखिए 1 यानी 18 हो गया, और 1 19 और 1 20, मतलब कहीं पे मिस्टेक होगी, 2 मिनट का फिर देखते हैं दोबारा, हम इस चीज़ को समझते हैं, गड़बड़ हो गया इस नियम में, दोबारा फिर समझ लो इस नियम को, फिर मैं बताता हूँ, पहले लिख लो इस नियम को फिर बोलते हैं। लिखेंगे किरचॉफ नियम के अनुसार, किरचॉफ के नियम के अनुसार, के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार
किसी एक संधि से होकर जाने वाली, किसी एक संधि से होकर जाने वाली और आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। या हम ये कह सकते हैं अथवा बराबर होता है, अथवा में ये लिख लें, अथवा दूसरी डेफिनेशन लिखें, अथवा दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग, सदैव, और बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योगफल सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, अब इसे समझें, ये कोई संधि है, यहाँ से मान लेते हैं 8 एम्पीयर की धारा आ रही है, यहाँ से 10 एम्पीयर की धारा आ रही है, यहाँ से 11 एम्पीयर की धारा आ रही है, यहाँ से जो है, यहाँ से 12 एम्पीयर की धारा आ रही है। ये जो है धारा आने वाली है। इनके नियम के अनुसार फिर यहाँ से मान लेते हैं, ये जो धारा है, मैं इसे रेड कलर से दर्शाता हूँ, ये जो धारा है जाने वाली है, ये सिर्फ 3 मार्गों से मान लेते हैं जा रही है। एक यहाँ से मान लेते हैं 22 एम्पीयर की धारा जा रही है, और यहाँ से मान लेते हैं जा रही है 12 एम्पीयर की धारा जा रही है, यहाँ से मान लेते हैं 6 एम्पीयर की धारा जा रही है। इनका जो नियम था, इन्होंने क्या बताया, इन सभी का योगफल क्या होता है, शून्य होता है। देखो जोड़ करके देख लो कि भैया एक जो भाई आने वाली को या तो प्लस में ले लीजिए, या तो जाने वाली धाराओं को प्लस में लीजिए, एक को माइनस में लेना और एक को प्लस में लेना है। तो भैया मान लेते हैं हम आने वाली को प्लस में ले लेंगे, प्लस का 8 प्लस का 10 प्लस का 8 प्लस का 10 प्लस का फिर 10 प्लस का फिर 12। ये आने वाली मैंने सभी जो धाराएं किस में लेनी, प्लस में लेनी, और जाने वाली सभी माइनस में लेता हूँ। माइनस का 22 माइनस का 12 माइनस का 6। तो देखिएगा 18 और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 28 और 12 हो जाएगा हमारा 30, 28 और 12 40 हो गया, क्योंकि 20 और 8 28, 28 में 12 जोड़ दो हो जाएगा 40। अब यहाँ पर देखिए 20 और 6 28, माइनस के 28 और माइनस का 12 यानी माइनस के 40, 40 से 40 कट जाएगा, हमारा 0 आ गया। मतलब ये पहला नियम यही जो है, इन्होंने क्या बताया कि किसी संधि से होकर जाने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल होता है वो शून्य होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा बीजगणितीय योगफल शून्य है। अब देखें बराबर कैसे होगा, यदि हम इसे दोनों को भाई 40 हैं और उधर भेजें तो हमारा प्लस का बराबर 40 यानी 40 बराबर 40, यानी धाराओं का योगफल बराबर होता है या शून्य होता है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, इसी को कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। मैंने क्या बताया, किसी किरचॉफ के नियम के अनुसार, यानी किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी एक संधि से होकर जाने वाली तथा आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। आज की वीडियो यहीं तक। जो किरचॉफ वोल्ट लॉ है उसको हम लोग कल की वीडियो में समझेंगे, विधिवत रूप से कल के लेक्चर में समझेंगे। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है और उस पर क्लिक करके
सभी वीडियो विधिवत रूप से स्टार्ट कर दें, तभी आपको अच्छी तरीके से केमिस्ट्री समझ में आएगी और फिजिक्स भी समझ में, क्योंकि फिजिक्स का लेक्चर है तो फिजिक्स तो बिल्कुल समझ में आने वाली है। और केमिस्ट्री भी आपके चैनल पे पढ़ रही है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।